हेलो, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास टेंस के ऊपर है। तो अक्सर दिक्कत क्या आती है, टेंस आप सबको पता तो है कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल। लेकिन टेंस का वास्तविक अर्थ या उसका यूज किस अंदाज से होता है वो चीज अक्सर समझ में नहीं आती। तो ये हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इन क्लासेस को आप हमारे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और इन क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है टेंस, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है। अब काल को अगर आप सही ढंग से समझो तो काल का सीधा सीधा अर्थ होता है समय। अब इस चीज को आप इस प्रकार समझो कि ये तीन धाराएं हैं जो तीन समय को दर्शाती हैं। पहली धारा आप मानो प्रेजेंट की है, फिर पास्ट है और फिर हिंदी में कहें तो वर्तमान काल है, फिर भूतकाल है और फिर भविष्य काल है। अब इन तीनों धाराओं में चार अलग अलग तरीके के विभाजन यानी कार्य करने के चार अलग अलग क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो इनको चार भागों में बांट लो। चार भागों में हमने बांटा। अब आप इस चीज को इस प्रकार समझो कि एक काम हुआ है। मान लो यहाँ पे एक काम हुआ है, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे काम क्या हुआ है, राम विद्यालय जाता है। अब कहा है, आप हिंदी को एक बार छोड़ो, इस वाक्य को पढ़ने पर आपको क्या लगेगा कि काम हुआ तो है लेकिन ये कार्य कितना हुआ है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो राम विद्यालय जाता है, नॉर्मल सा वाक्य है। अब इसमें आपको कहीं भी ये पता लगा क्या, राम विद्यालय कब गया, राम विद्यालय अभी भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, कुछ पता चला नहीं चला। तो ऐसा वाक्य जहां पर ये पता ही ना चले कि कोई कार्य कितना हुआ है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सेम यही इंडेफिनिट पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है, सेम यही इंडेफिनिट फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है। पास्ट में जब आपको हो जाता है राम विद्यालय गया, कब गया कैसे गया पता नहीं चलेगा। फ्यूचर में हो जाएगा राम विद्यालय जाएगा, कब जाएगा कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा, पहुंच गया वो अलग टेंस में आएगा। अब अगला वाक्य देखो, राम विद्यालय जा रहा है। जैसे ही इसके पीछे वर्ड आया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जाने की गति क्या है, लगातार है, वो अभी भी विद्यालय जा रहा है। अब इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि विद्यालय जाना कंटिन्यू है तो इसलिए इस टेंस का नाम भी क्या है, कंटिन्यूअस है, कि कोई भी कार्य लगातार चल रहा होता है। अब अगला देखो, राम विद्यालय जा चुका है। अब इसमें क्या हुआ है, पढ़ते हो तो ही पता चलता है कि विद्यालय वो जा चुका है। अब उसने वो विद्यालय जाने का जो कार्य है ना वो समाप्त कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट चीज क्या होती है, अपने आप में पूर्ण होती है, तो उसने अपना काम परफेक्ट तरीके से पूरा कर लिया। और आखिरी होता है अब देखिए इसमें फर्क क्या आया। एक तो आपको एक साल मिल गया, एक समय मिल गया कि जब इसने जाने का कार्य शुरू किया है,
और अभी भी वो जा रहा है, यानी कि कोई कार्य शुरू तो परफेक्ट तरीके से हो गया, तो शुरू करने का टाइम आ गया, जिसका मतलब परफेक्ट तरीके से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे तो परफेक्ट। और अब कंटिन्यू में भी है, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अब यही चीज आप पास्ट के साथ देखो, वहां पे जाता है, यहाँ पे जाता था या गया, वहां पे जा रहा है, जा रहा था, यहाँ पे जा चुका है और यहाँ पे जा चुका था। यहाँ पे क्या होगा? जा रहा है वापस चुका है, चुका था, जा रहा है, जा रहा था। पीछे सिर्फ एक शब्द ही चेंज हो रहा है, और एक शब्द चेंज होने के साथ साथ पूरा टेंस भी चेंज हो रहा है। अब फ्यूचर में आ जाओ, राम विद्यालय जाएगा। सारे शब्द ऐसे होंगे जिसमें भविष्य की ओर इशारा होगा ही होगा। राम विद्यालय जाएगा, राम जा रहा होगा, जा चुका होगा, 2016 से जा रहा होगा या फिर 2027 से जा रहा होगा। जहां पे भविष्य की ओर संकेत हो वो भविष्य काल है। अब ये तो रहा हिंदी का हाल। अब इसमें अंग्रेजी में क्या क्या होता है? तो इसमें बेसिकली तीन चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। वो तीन चीजें क्या है? पहला तो आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। वर्ब की तीन, एक मेन फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म और फिर आईएनजी फॉर्म होती है। ये चारों आपको याद होनी चाहिए, और चारों का प्रयोग कहां और किस प्रकार होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। सेकंड आपको याद होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ पे जितने भी टेंस आप देख रहे हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों के तीनों टेंस के चारों के चारों ये जो अलग अलग प्रकार है ना भेद, इन सब की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर प्रेजेंट में बात करूं तो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या कंटीन्यूअस की है इज, आर और परफेक्ट की है हैव और इसकी है हैव, बी। ठीक है। पास्ट में जैसे ही आओगे सेकंड फॉर्म आएगी डू की, सेकंड फॉर्म वो क्या है? डिड। पास्ट आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है डेड, और इधर हो जाता है डेड बी। फ्यूचर में आओ, इसमें क्या है? विल और शैल। इसमें विल शैल रहेगा और प्लस इन सब के साथ क्या लग जाएगा? बी, तो हो जाएगा विल बी और शैल बी। इधर आएगा हेड, नहीं हेड क्या, इधर आएगा विल शैल प्लस हैव, और इधर आएगा विल शैल प्लस हैव बी। विल शैल प्लस हैव बी। दूसरा हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना चाहिए। तीसरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन से प्रोनाउन या कौन से नाउन के साथ होगा? अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो इसमें एक चीज है, जितने भी सिंगुलर होंगे, जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे उनके साथ डस लगेगा, और जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ क्या लगेगा? इसमें आई को भी क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ये याद रखने योग्य बात है। प्रेजेंट टेंस। फिर कंटीन्यूअस में सीधा सिंपल हिसाब है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। फिर इधर देखो परफेक्ट, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ क्या लगाना है? इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप अक्षर गिनो। इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, और इसमें अक्षर कितने हैं? तो 3 जाता है कि 4? 4 जाता है। इसका मतलब जो जाता है वो प्लूरल है और कम है वो सिंगुलर है। तो हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। आई के साथ भी हैव का प्रयोग होगा। अगला डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कोई सिंगुलर प्लूरल की कोई बाउंड्री नहीं है। इधर वाज वर्ब में ध्यान रखो, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ
वर्ड, लेकिन आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। इसके साथ क्या लगेगा? वाज तो लगे। फिर आएगा हेड, सबके साथ यही लगना है। यहाँ पे हेड भी वापस वही कॉन्सेप्ट। फिर बिल या शेल। अब इसमें सिंपल सी ट्रिक है, आई और वी के साथ क्या लगेगा? शेल, और बाकी सब के साथ विल। आई वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल लगा के खेल। सिंपल सी ट्रिक है, आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल। ये हो गया। और विल भी शेल भी वही कॉन्सेप्ट, विल हैव शेल हैव, विल हैव विल शेल हैव विल। और अब आती है इनके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी? तो डू या डज के साथ अगर आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट लगेगी। लेकिन अगर डिड नहीं है, डिड का प्रयोग अपन नहीं कर रहे हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। फिर शेयर के साथ भी वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब में इंडेफिनिट टेंस के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंडेफिनिट टेंस में जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब के साथ एस लगेगा। यहाँ नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड लगेगी। और यहाँ ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस वर्ब के साथ वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बाद वर्ब के साथ भी आईएनजी और विल भी शेल के साथ भी आईएनजी। देखो कंटीन्यूअस नाम कहीं भी आ जाए, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, कंटीन्यूअस नाम जैसे ही आता है वर्ब की फॉर्म के साथ ऑटोमेटिक क्या लग जाती है? आईएनजी। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट कोई सा भी हो, सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। बहुत बढ़िया। अब ये इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसको आगे कैसे समझोगे? लास्ट वाला वाक्य आता है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती है। ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना, इसमें एक चीज आती है सेंस और फोर। अब ये 6-4 है क्या? ये जो आप देख रहे हो ना 2016 से या 2 घंटे से टाइम जो भी लगता है, इसमें क्या आता है? 6 या 4 आता है। अगर कोई फिक्स टाइम है, जैसे 2016 एक बार ही आया है तो लगेगा 6, और जैसे अगर ये आ जाए 2 आवर्स, ये नॉन फिक्स टाइम है, 2 घंटे तो वैसे भी हो सकते हैं, तो इसमें लगेगा 4। ये याद रखना है। जब पूरा अपन करेंगे अलग अलग क्लासेस में तो इसका प्रयोग भी करेंगे बाद में। ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन है टेंस का। इसको आप चाहे बार बार सुन के याद कर सकते हैं, चाहे तो कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हो। अब अपन सेंटेंसेस की बात करते हैं। ये जितने भी चारों भाग हैं, चारों भागों के सेंटेंसेस भी कितने हैं? 4 हैं। पहला सेंटेंस इसका होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अब सकारात्मक जो वाक्य है, इसका मतलब नाम से ही पता चलता है इसमें नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और पास्ट का इंडेफिनिट है ना, उसके सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी किसी में नहीं होगा सेकंड फॉर्म का। हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बाद में। फिर अगला वाक्य क्या है? नेगेटिव, नकारात्मक। यानी कि नहीं का प्रयोग होगा। अगला क्या है? इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी सवाल पूछा जाएगा। अब प्रश्नवाचक में भी 2 टाइप के वाक्य होते हैं, एक तो सिंपल इंटरोगेटिव, एक होता है डबल इंटरोगेटिव, जिसमें WH फैमिली का प्रयोग होता है। तो वाट आगे लग जाता है, बाकी पूरा का पूरा वाक्य सेम चलता है, प्रयोग वही हो जाएगा। क्या अगर क्या बीच में आ जाएगा, जैसे फिर आता है इंटरोगेटिव, नेगेटिव।
प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखो सवाल बहुत तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो पॉजिटिव सवाल, क्या तुमने खाना खाया, और एक नेगेटिव सवाल, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो दो अलग अलग सवाल हो गए, तो ये उन दोनों सवाल के अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात, जब भी हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी अपन पढ़ाएंगे तो ये जो नकारात्मक में जो नॉट होता है ना, वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। नॉट हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड। एक दो वाक्य में एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन अदरवाइज नॉट की पोजीशन हमेशा कौन सी रहेगी, थर्ड। अब ये हो सकता है कई बार सब्जेक्ट दो शब्दों में आ जाए, जैसे द प्रिंसिपल आ गया, अगर सब्जेक्ट लिख दिया द प्रिंसिपल, अब इसमें हो सकता है आप गिन लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ है तो ये एक शब्द ही गिना जाएगा। तो नंबर करते समय ध्यान रखना, कभी भी नोट करने का मौका मिले तो गिन के लगा लेना। सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर ही मानना, एक ही मानना है। फिर नोट किससे पे लगाओगे, तीसरे नंबर पर, ठीक है। इतना जो भी पढ़ाया आज का क्लियर है, ठीक है। तो लिखने का काम शुरू करें अब, ठीक है। लाइव